एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुड़े होंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्जाम डेट आ चुकी है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी में एकदम से मस्त तरीके से जुट जाइए। ठीक है, इस बार सिलेक्शन लेके रहना है, ये एक अपना लक्ष्य बना लीजिए। ठीक है, तो आपकी जो है जीके जीएस की एक सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस की। ये क्वेश्चन पेपर जो है 18/8/2022 का है। 18/8/2022 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जिसमें आपको जीई के और जीएस के जितने भी क्वेश्चन इसमें आए थे, मैंने सबको एनालिसिस यहाँ पे करवाया है। ठीक है, जिस स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जो है ना होने वाली प्रत्येक क्लास के जो है आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ठीक है, फिर उनकी क्विजेज भी आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं, आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस जो होने वाली क्लास है, जो क्लास हो चुकी है, उसके भी पीडीएफ नोट्स आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएंगे। कोई आरआरबी ग्रुप डी की अगर कोई नोटिफिकेशन आएगी तो वो भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। ठीक है, चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो आप जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका जो आज का पहला प्रश्न है प्यारे बच्चे, ये है, साथ के साथ जो अपना नोट्स बनाते रहिए। अगर नोट्स की तो फिर हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे ही जो पीडीएफ नोट्स अगर हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप नोट्स में टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पीवाईक्यू आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है आज का। प्रश्न कहता है पहला आपका प्यारे बच्चे, 2021-22 में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी के 75वें संस्करण की विजेता टीम का नाम बताइए। तो 2021-22 में जो फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित हुआ था, उसमें संतोष ट्रॉफी को जो है केरल द्वारा जीता गया था। किस राज्य के द्वारा? कौन विजेता था उसमें? केरल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे बच्चे? केरल इसका राइट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केरल ने जो है 2021-22 में जो आयोजित हुआ था फुटबॉल टूर्नामेंट, उसमें जो संतोष ट्रॉफी के जो 75वें संस्करण की जो है उन्होंने जीता था। संतोष ट्रॉफी जीती थी 2021-22 में, केरल ने। ठीक है, सबसे पहले बात, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। ये आप सबको पता होनी चाहिए। ये कुछ मत सोचो कि छोटी चीज कुछ नहीं आएगी, छोटी छोटी चीजें आदमी छोड़ देते हैं बच्चे। ठीक है ना? चलिए, अब एक बात बताइए, यहाँ पे ये हो गया 2021-22 में जीता था। ठीक है, 2007-8 से स्टार्ट में करता हूँ सीरीज। 2007-8, 2007 2008 में जो है फुटबॉल टूर्नामेंट में संतोष ट्रॉफी किसने जीती थी प्यारे बच्चे? पंजाब ने। किसने जीती थी? पंजाब द्वारा जीती गई थी। 2008 और 2009 की बात करूं मैं, तो ये गोवा, गोवा ने जो है संतोष ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, 2009 और 2010 की बात करूं तो वो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगर मैं 2010 और 11 की बात करूं, तो भी वेस्ट बंगाल ने ही संतोष ट्रॉफी जो है जीती थी। अगर बात मैं करूं 2013-14 की, तो वो मिजोरम द्वारा, क्या आएगा? मिजोरम ने जो है ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, बात मैं करूं 2016-17 की, तो वो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, 3 बार विनर रह चुका है लगातार। ठीक है, वेस्ट बंगाल। 2017-18 की बात करें, केरल। किसने 2017-18 में भी किसने जीता था? केरल ने जीता था। ठीक है, 2000 अगर 2022-23 की बात करें तो कर्नाटक। 2022-23 में किसने जीता प्यारे बच्चे? कर्नाटक ने जो है संतोष ट्रॉफी जीती। ठीक है, केरल में जो है प्यारे बच्चे एक इडुक्की जल विद्युत परियोजना है। केरल में ही क्या है? क्या है केरल में? इडुक्की जल विद्युत परियोजना, इडुक्की जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसकी क्षमता जो 780 मेगावाट है। कितनी? 780 मेगावाट इसकी जो पावर है। ठीक है, इसमें जो है पल्ली वासल, कौन? इसको ध्यान रखना, पल्ली वासल जो है जल विद्युत परियोजना है एक। क्या है? ये भी एक क्या है? जल विद्युत परियोजना है, जो 1940 में जो है शुरू की गई थी। कहाँ पर शुरू हुई थी? कहाँ पर? केरल में। ठीक है, सबसे पहली परियोजना कौन थी? पल्ली वासल थी, जो जल विद्युत परियोजना जो 1940 में शुरू हुई थी। कहाँ? केरल। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय राजभाषा अधिनियम जो है वो 1963 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963 में जो पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारतीय राजभाषा अधिनियम जो 1963 में पारित किया गया था। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई, कुछ अधिनियम और जान लेते हैं। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 2005 में। ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब आया था? 1961 ईस्वी में आया था। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, ये आया था आपका 2005 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण,
ये कब आया था? तो ये भी जो है 2005 में आया। ठीक है। एक आया था स्त्री अशिष्ट, क्या था? स्त्री स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, प्रतिषेध अधिनियम। ये तुम्हारा 1986 में आया था। ठीक है। एक अधिनियम और था, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। कौन सा है? बाल विवाह, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। ये आपका 2006 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये आया था आपका 1986 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की बात की जाए, मानवाधिकार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ये आया था आपका 1993 में। ठीक है। कुछ अधिनियम और भी हैं, जैसे आयकर अधिनियम है जो 1961 में आया था। कौन सा? आयकर अधिनियम कब आया था? 1961 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये कब आया था? ये 1972 में आया था। ये बात याद रखना। ठीक है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, अनैतिक व्यापार अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, ये कब आया था? ये आया था आपका 1956 में। ठीक है। तो ये कुछ अधिनियम थे, मैंने आपको जो है यहाँ पे करा दिए हैं, आप इनको जो है ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? यानी 1963 में जो है राजभाषा अधिनियम आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें बोलता है निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? क्या है? धनात्मक तत्व, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है? ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक सीरीज में आपके सामने देखता हूँ। हलीना की रब से फरियाद, ऐसे करके है वो। ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम Li, ठीक है, Na, लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटासियम, सोडियम, एस, और क्या लिखेंगे हम? Fr। ठीक है। हलीना की रब से फरियाद। इसमें जो है इधर की साइड में, इधर की साइड में चलो लिख देते हैं बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। ठीक है। ये इधर लिख दिया। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब हम जाएंगे, ध्यान से समझना, जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी प्यारे बच्चे? वो इंक्रीज होगी। ठीक है। ये याद रखेंगे। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, यहाँ इधर साइड में, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक पॉजिटिविटी इलेक्ट्रिक पॉजिटिविटी क्या होगी प्यारे बच्चे? वो डिक्रीज होगी। ठीक है। अब कैसे डिक्रीज हो रही है देखो, Li की क्या है? पॉजिटिविटी, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज क्या है इसका? 0.152। यहाँ लिखते हैं इस 0.152 है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब है तो बढ़ना चाहिए। 0.186, 0.231 है। ठीक है। इसका जो है आरबी का क्या है? 0.244, सॉरी 0.244, और इसका क्या हो जाएगा? 0.262, 0.262। ठीक है। तो नीचे की डायरेक्शन में जब भी हम जा रहे हैं तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है ना, इंक्रीज हो रही है। ठीक है। देखो यहाँ से अगर यहाँ तक जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है बढ़ रही है, लेकिन जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम जा रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो घट रही है, इसका मतलब है बेरियम क्या है? Ba की 0.111। ठीक है। तो इसकी क्या है? इसका मतलब है इनकी डिक्रीज हो रही होगी तो 0.088। ठीक है। तो सी की क्या है? 0.87, 0.87 होगी। इसकी 0.070। ऑक्सीजन की बात करूं तो 0.066, और एफ की बात करूं 0.064 होता है। ठीक है। तो आपने देखा, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है, अगर लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो इसमें डिक्रीज हो रही है। ठीक है। ये आपको याद रखना। अब इसका आंसर कैसे देखेंगे? इसने पूछा है कि जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी किसकी है, इसका मतलब सबसे ज्यादा किसकी है? इसके हिसाब से Li की है यहाँ पे, फिर किसकी है? सोडियम की है, वो सोडियम। ठीक है। तो इसमें क्या है? सबसे ज्यादा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही है ना, फिर किसकी है? सबसे ज्यादा के की ज्यादा है, उससे ज्यादा किसकी है? आरबी की, फिर उससे ज्यादा सी एस की है। इसका मतलब सी एस इसमें जो है सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो ये जो सी एस है, ये पूरा नाम क्या है इसका? CESIUM, कैसे हम बोल सकते हैं इसको? ठीक है। ये बात याद रखें। और ये FR जो लिखा था, ये क्या है? फ्रेंसियम है। क्या है? ये फ्रेंसियम है। ठीक है। आरबी जो लिखा है यहाँ पे, ये क्या है? ये रूबीडियम है। आरबी क्या है इसमें? लिख देता हूँ, आरबी जो है वो रूबीडियम है। ठीक है। के क्या है इसमें? पोटेशियम है, सोडियम है, और ये Li क्या है? लिथियम है। ठीक है। ये आप याद रखेंगे। चलिए
क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका यानी कैसियम जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला है हु इज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी सीजीए एज ऑन 15 जुलाई 2022, ठीक है, यानी 15 जून 2022 तक लेखा नियंत्रक सीजीए कौन था, ये इसमें पूछा है आपको। तो भैया 2022 तक 15 जून 2022 तक जो है सोनाली सिंह जो थी वो क्या थी, वो सीजीई थी यानी लेखा नियंत्रक थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं वर्तमान की बात करूं, वर्तमान की अगर बात की जाए प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में कौन है सीजीए? संजय मूर्ति। कौन है प्यारे बच्चे? संजय मूर्ति। ठीक है, 2020 की बात करूं तो कौन थे वहां पे? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश गिरीश चंद्र मुर्मू। 2017 की बात करूं तो राजीव महर्षि। राजीव महर्षि। 2013 की बात करूं तो शशिकांत शर्मा। शशिकांत शर्मा। ठीक है, इतना सब आपको जो है याद रखें कि सोनाली सिंह जो थी 15 जून 2022 तक कौन थी, वो लेखा परीक्षक थी, यानी लेखा परीक्षक यानी सीजीए। ठीक है, यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है आपका कि द एशियाटिक लॉयन पॉपुलेशन लार्जली रिसाइड्स इन दी प्रोटेक्टेड पार्क एरिया ऑफ, यानी एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर डैश के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। किसके तहत? गिर राष्ट्रीय उद्यान के तहत, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो है एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर है। ठीक है, ये आपने आज का क्वेश्चन आंसर है, यानी गिर नेशनल पार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा कि गिर नेशनल पार्क जो है यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें एशियाई शेरों की आबादी है। ठीक है, एक बड़े पैमाने पर है, ये याद रखना। और एक बात, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? ये जो है मेरे प्यारे बच्चे गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है, ये याद रखना है। ठीक है, वंशधा नेशनल पार्क कहाँ पे है? वंशधा राष्ट्रीय उद्यान, वो भी गुजरात में ही है। कौन सा? वंशधा राष्ट्रीय उद्यान। वंशधा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? वो भी गुजरात में है। ठीक है, ये दिया है आपका भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। क्या दिया है? भितरकनिका। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है प्यारे बच्चे? ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। ठीक है, ये किसके लिए फेमस है? समुद्री कछुआ। समुद्री कछुआ के लिए जो है ये फेमस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या दिया प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान। बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये मेघालय में है। ये आप याद रखेंगे कहाँ पर है? मेघालय में है। और भारतीय हाथी के लिए फेमस है। भारतीय हाथी के लिए जो है ये फेमस है। ठीक है, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है और भारतीय हाथी के लिए फेमस है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी में आपको कौन सा दिया गया है? अनामुडी। वैसे अनामुडी भी लिखा जाता है और इसे अनामुदी भी लिख देते हैं। ठीक है, अनामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कहाँ पे प्यारे बच्चे? ये जो है आपका केरल में है। ये कहाँ पे है आपका? केरल में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, साइलेंट वैली कहाँ पे है? वो भी केरल में ही है। ठीक है, किसकी बात कर रहा था मैं? साइलेंट वैली। ये भी कहाँ में है? ये भी केरल में है। किसके लिए? इंडियन पेंगुइन के लिए जो है ये फेमस है। इंडियन पेंगुलिन के लिए जो है ये फेमस है साइलेंट वैली पार्क, जो कहाँ पर है आपका? केरल में है। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया, ठीक है, प्रतीकात्मक संयोजन प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट सिंबॉलिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन? यार बच्चे कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन प्रतिक्रिया, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी प्रतीकात्मक संयोजन प्रतिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, कोई भी दो जैसे मान लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी दो सब्सटेंस का या किसी भी दो पदार्थ का मिलकर किसी एक पदार्थ में बदल जाना। जैसे मैं ये कहूँ कि मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे CaO प्लस में H2O टू गिव्स CaOH। तो ये क्या है? यानी ये दो सब्सटेंस थे, एक CaO। कौन से दो सब्सटेंस हैं इसमें प्यारे बच्चे? एक तो CaO है, एक H2O। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? CaOH। यानी CaO क्या होता है प्यारे बच्चे? ये क्या है? ये क्विकलाइम है। क्या है ये? ये क्विकलाइम है। ये क्या है प्यारे बच्चे? ये वाटर है। ठीक है, अब इन्होंने मिलकर क्या बनाया? व्हेन क्विकलाइम एडेड इनटू वाटर टू गिव्स स्लैग्ड लाइम। क्या बनाया ये? स्लैग्ड लाइम।
तो अब ये हिंदी में क्या कहते हैं इसको, क्विकलाइम को हिंदी में कहते हैं बिना भुजा हुआ चूना। क्या कहते हैं इसको, बिना बुझा हुआ चूना, इसको हम इंग्लिश में क्विकलाइम बोलते हैं। ये क्या है, ये वाटर है यानी ये जल है। स्लैग लाइम यानी CaOH2, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्लैग लाइम बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में थोड़ा बता देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो व्हेन क्विकलाइम एडेड इनटू वाटर टू गिव्स स्लैग लाइम, यानी जब दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर एक सिंगल एलिमेंट बनाते हैं, या मैं कहूँ व्हेन वन और टू कंपाउंड टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, तो वो क्या कहेगा, कॉम्बिनेशन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ने कॉम्बाइन होकर क्या बनाया, CaOH2 बनाया। ठीक है, क्या बनाया, CaOH2। ठीक है, तो इसमें देखोगे आप, इसके हिसाब से क्या है कि प्यारे बच्चे, कि अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, किसको, क्विकलाइम को अगर ए मान लेता हूँ, CaO को, और इसको अगर वाटर को बी मानता हूँ, तो इसका मतलब है क्या प्रोडक्ट बना प्यारे बच्चे, सी। ठीक है, A+B टू गिव्स सी। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर होगा, ये इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए अब एक चीज और, अब इसमें ए दिया है XY2 गिव्स X+Y, ये क्या है, ये डिकम्पोजिशन है, यानी कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा है ये, कॉम्बिनेशन का क्या है, ये उल्टा है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसे हम, डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके भी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। मान लिया मैं फेरस सल्फेट ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, फेरस सल्फेट ले लिया मैंने, 2FeSO4। अब इस फेरस सल्फेट को मैंने जो है क्या किया, हीट का साइन है, इसको मैंने हीट कर दिया, तो क्या निकल के आया, एक तो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा मेरे पास, Fe2O3 बनेगा। ठीक है, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी SO2 और SO3 निकल के आ गए। ये क्या है, ये दोनों गैसेस हैं। ठीक है, चलिए समझ में आया, तो यह मतलब सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंस, तो उस कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिया था, ये लिया था मैंने आपके सामने फेरस सल्फेट। क्या लिया था प्यारे बच्चे, फेरस सल्फेट, फेरस फेरस सल्फेट लिया था, और क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक, एक तो फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये निकल के आ गए यहाँ पे। ठीक है, एक होता है लाइम स्टोन, थोड़ा और समझ लेते हैं क्या होता है प्यारे बच्चे, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन की अगर बात करूं मैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, लाइम स्टोन। ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं चूना पत्थर। क्या बोल कहते हैं, चूना पत्थर। ठीक है, यानी लाइम स्टोन को हिंदी में कहते हैं चूना पत्थर। लाइम स्टोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। जब इस CaCO3 को प्यारे बच्चे अगर हीट किया जाता है, ठीक है, तो क्या निकल के आता है, एक तो आपके सामने प्यारे बच्चे क्या निकल आएगा, CaO यानी क्विकलाइम निकल के आएगा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, और एक जो है CO2 आएगा निकल के गैस की फॉर्म में। ठीक है प्यारे बच्चे, यानी एक तो आपके पास में ये क्या था, ये क्या था, ये चूना पत्थर था। ठीक है, ये क्या था प्यारे बच्चे, आप कहोगे सर ये तो चूना पत्थर था, आप ही ने बताया है। ठीक है, ये चूना पत्थर था, जब इसको हीट किया गया तो CaO, यानी क्या निकला प्यारे बच्चे, ये CaO बुझा हुआ चूना, क्या निकल गया, ये बुझा हुआ चूना निकल के आया। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बताया था मैंने, क्विकलाइम। क्या बताया था, क्विकलाइम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और ये क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, व्हेन अ सब्सटेंस स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एक है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, फिर आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है व्हेन अ सब्सटेंस टेक प्लेस द पोजीशन ऑफ एन अदर सब्सटेंस। जैसे मैं एक बात कहूँ आपको, ये क्या है, Fe, यानी मैंने अगर आयरन को, ठीक है, कॉपर सल्फेट के साथ अगर रिएक्ट करवाया, CuSO4 के साथ अगर रिएक्ट करवाया, तो क्या बन गया, FeSO4 यानी आयरन सल्फेट बना, और Cu कॉपर अलग हो गया। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ, व्हेन अ सब्सटेंस मिक्स्ड विद अनदर सब्सटेंस एंड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, यानी आयरन जो है किसके साथ अभिक्रिया की, इसमें आयरन ने जो है SO4 के साथ अभिक्रिया की, और Cu जो है अलग हो गया। ठीक है, तो इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन क्रिया। अब मान लीजिए द्विविस्थापन में क्या होता है, Na2SO4 प्लस में BaCl2। मैंने ये दो एलिमेंट ले लिए प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, देखो Na2 किसके साथ अपक्रिया करेगा, Na2Cl के साथ अपक्रिया करेगा, Na तो किसके साथ अपक्रिया करेगा, Cl के साथ, और वहीं पे जो है SO किसके साथ अपक्रिया करेगा, बेरियम के साथ। तो क्या प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, BaSO4 प्लस में 2NaCl। ठीक है, यानी बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना। ठीक है, क्या क्या बन गया, ये क्या था प्यारे बच्चे, ये था आपका सोडियम सल्फेट, सोडियम, ये है सोडियम सल्फेट। ये क्या था आपका, ये था आपका बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। और ये क्या हो गया आपका, बेरियम सल्फेट, बेरियम, बेरियम सल्फेट। और ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो है आपका चारों रिएक्शंस मैंने यहाँ पे आपको करा दिए।
क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। अच्छा, इसका आंसर बताया नहीं बताया अभी मैंने? बता दिया, ठीक है। तो ये कहता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन कहता है आपका कि मूल सीड्स का यानी मूल सीड्स की निरंतर विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है बेटे? मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ के द्वारा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ जो होती है वो किसके द्वारा होती है? पावर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा। तो इसमें जो है मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई जब मूल सीड्स जो है निरंतर विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा किसके द्वारा दर्शाया जाता है? मेरिस्टेमेटिक वृद्धि के द्वारा दर्शाया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे आपके लिए कि प्यारे बच्चे मेरिस्टेमेटिक जो है यहाँ से लिखते हैं, मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ पावर्ड बाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। यानी विभजोतक ऊतक के कारण ही होता है, ठीक है। अब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो है प्यारे बच्चे तीन टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं इसके? इसके जो है तीन टाइप्स होते हैं। आप कहोगे सर कौन कौन से तीन टाइप आ गए? तो वो जो तीन टाइप है प्यारे बच्चे यहाँ लिख देते हैं हम। यानी पहला है एपिकल, सेकंड है लेटरल, थर्ड है इंटरकैलरी, ठीक है। इसको शीर्षस्त्र बोलते हैं, शीर्षस्त्र, इसको पार्श्व, ठीक है, और इसको अंतःस्त्री, अंतःस्तरी, ठीक है। ये तीन प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। अंकुरण क्या होता है? अंकुरण यानी जर्मिनेशन क्या होता है? वह प्रक्रिया होती है, कौन सी प्राकृतिक प्रक्रिया है ये? जिसमें एक बीज या जो जीवाणु बीजित भ्रूण से विकसित होकर एक छोटा पौधा बनता है, उसे अंकुरण कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यह कि कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जाता है? यानी टू कनेक्ट द नंबर ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल कैन बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू। मान लीजिए पैरेलल में जोड़ा जा रहा है, कोई सीरीज नहीं है, ठीक है। किस में जोड़े जा रहे हैं? इक्विवेलेंट पैरेलल में। मैं ये कहूँ, ध्यान से समझेंगे कि ये जो है तीन रेसिस्टेंस है मेरे पास। कौन कौन से रेसिस्टेंस है? तीनों। इस तरीके से मेरे पास जो तीन रेसिस्टेंस है यहाँ पर प्यारे बच्चे, ठीक है। ये तीनों रेसिस्टेंस क्या करते हैं मेरे लिए? सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये है मेरे पास, ठीक है। मैंने इसको R1 नाम दे दिया, इसको R2 नाम दे दिया और इसको R3, ये तीनों मैंने बांट दिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चे? तो इसमें जो है चालक की अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि हो जाएगी। अगर तीनों पैरेलल में लगा दिए जाएं तो क्या होगा? करंट तीनों साइड से इंक्रीज हो रहा है, मतलब तीनों साइड डायरेक्शंस में बढ़ गया करंट। अगर तीन रेसिस्टेंस पैरेलल में लगाएं तो इसका मतलब है करंट जो है तीनों डायरेक्शंस में बटा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या होगा कि चालक की जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा वो वृद्धि करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर किसी भी तीन रेसिस्टर हो या चार रेसिस्टर उन्हें पैरेलल में लगाओगे तो जो है चालक की जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल होगा जो क्या होगा? वो वृद्धि करने लगेगा, ठीक है। पैरेलल में अगर मैं बात करूं, पैरेलल की, ठीक है, अगर इसमें टोटल रेसिस्टेंस पैरेलल में निकालना है आपको तो 1/Rp बराबर में क्या होगा? आरपी मतलब टोटल रेसिस्टेंस, यानी 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 और अदर जितने भी हैं एन टर्म्स, ठीक है। तो टोटल रेसिस्टेंस जो इस तरीके से निकाला जाएगा। और अगर पैरेलल में लगा दिए जाते हैं तो चालक की जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाती है अगर रेसिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल से रिलेटेड है कि कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो प्यारे बच्चे अनुच्छेद जो है 21, अनुच्छेद 21 जो है आपका किससे संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद, अनुच्छेद 21, ठीक है। अनुच्छेद 12 की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया आपका अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है भैया? राज्य शब्द की परिभाषा से। किससे संबंधित है? राज्य शब्द की, राज्य शब्द की परिभाषा, ठीक है। राज्य शब्द की परिभाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका दिया है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है भैया? कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण, निरोध से संरक्षण। ये किसमें है? अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 17 में क्या है फिर? ऑप्शन नंबर डी दिया ना आपका अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में है अरे बच्चे अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। और इसके तुरंत बाद ही है प्यारे बच्चे अनुच्छेद 18, क्या कहता है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का, उपाधियों का अंत, ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 की ओर बात कर लेते हैं। उसमें जो है विधि के समक्ष समता है, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता, ये आप याद रखेंगे,
ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका प्यारे बच्चे राइट आंसर है। ठीक है, बाकी अनुच्छेद भी मैंने आपको जो क्लियर करा दिए हैं। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भैया कि औपनिवेशिक भारत की औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी होगा ये। ठीक है, औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर था? तो भाई औपनिवेशिक काल में जो है लोग सिर्फ सबसे ज्यादा लोग जो है किस पर निर्भर थे? कृषि पर निर्भर थे। सबसे ज्यादा लोग यानी 80% से भी ज्यादा, 85% समथिंग लोग जो है कृषि पर निर्भर थे औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी में। ठीक है, औपनिवेशिक काल में जो है, ठीक है, औपनिवेशिक काल में 85% जो लोग थे वो कृषि पर आधारित थे, कृषि पर ही क्या था उनका, निर्भर थे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इसका राइट आंसर होगा यानी सी। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का निर्माण किस का उदाहरण है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन का मतलब क्या है, H2। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चे, गैस है। प्लस में O2 भी क्या है, एक गैस है। तो क्या बनेगा प्यारे बच्चे, वाटर बनेगा। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, हो गया बैलेंस। तो ये क्या बना, ये ये लिक्विड बन गया, यानी ये क्या है, वाटर बनेगा। वाटर बन गया यानी जल बन गया। ठीक है, ये दोनों क्या थे, कॉम्बिनेशन। ये रिएक्शन कौन सा है, कॉम्बिनेशन है, क्योंकि व्हेन टू और मोर कंपाउंड टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी संयोजन अभिक्रिया है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो है वाटर बनाया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो किसका एग्जांपल रहा प्यारे बच्चे, ये जो है क्या है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया है ये। क्या है ये, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है मित्रों, संयोजन अभिक्रिया है ये। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए मुझे, इसी में एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आता है। क्वेश्चन तो नहीं आया लेकिन समझा देते, हो सकता है किसी शिफ्ट में आया होगा। ऑक्सीडेशन क्या बोलते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है प्यारे बच्चे रिडक्शन। एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चे, इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, इफ अ सब्सटेंस इफ अ सब्सटेंस इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। अगर इफ अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन, तो उसे क्या कहेंगे हम, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन का क्या मतलब होता है बेटे, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए एक एग्जांपल इसके लिए लेता हूं मैं, CuO। मैंने क्या एक एग्जांपल लिया कि CuO को जब मैंने H2 के साथ अगर अपक्रिया कराई तो क्या बना प्यारे बच्चे, Cu प्लस H2O। ये बना जब मैंने इसको हीट किया। तो प्यारे बच्चे इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन की बात करूं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा, किसमें जुड़ा, ऑक्सीजन H2 में जुड़ा। ठीक है प्यारे बच्चे, कहां जुड़ा, यहाँ पे जुड़ा। तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। क्या है ये, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन अब क्रिया है। अब इसी में अगर बात करूं प्यारे बच्चे, इसमें रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ किसमें से रिमूव हुई, Cu में से। Cuo में से रिमूव हो गई, क्या बना दिया, सिर्फ Cu। तो ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये होगा आपका रिडक्शन। ये क्या होगा प्यारे बच्चे, रिडक्शन होगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ, CuO में से, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया, सिर्फ क्या रह गया, कॉपर हो गया। तो ये रिडक्शन हो गया। इसमें हाइड्रोजन में क्या था, सिर्फ हाइड्रोजन था। इसके साथ में जो ऑक्सीजन ने क्या किया, अभिक्रिया की, यानी गेन हुआ ऑक्सीजन का। तो ये क्या बन गया, ऑक्सीडेशन। समझ में आया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ठीक है, चलिए तो इसमें जो है ये कौन सी क्रिया थी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजक अपक्रिया है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका जो प्यारे बच्चे राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2022 के से रिलेटेड है कुछ। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? तो भैया 2022 में जो है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थी जिन्होंने रजत पदक जीता था, उनका नाम था लक्ष्य सेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सीधा सीधा मुझे याद है। ठीक है, आप भी याद कर लीजिए। 2022 में जो है भारतीय बैडमिंटन कौन थी, लक्ष्य सेन, जिन्होंने जो है रजत पदक जीता था। 2018 में रजत पदक भैया किसने जीता था, पीवी सिंधु ने। 2018 में किसके द्वारा जीता गया था, पीवी पीवी सिंधु। ठीक है, क्या जीता था इन्होंने, रजत पदक। ठीक है, पीवी सिंधु ने बच्चे 2019 में जो है, किसने, पीवी सिंधु ने ही क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, कुछ बात एक और थोड़ा सा आगे अगर चलते हैं हम, 2019 में ही कांस्य पदक किसने जीता था, वो जीता था बेटे किसमें, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, किसने जीता था, वो जीता था वी साई साई प्रणीत। वी साई प्रणीत ने जो है 2019 में कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? तो भैया राजा राम मोहन राय द्वारा जो है आत्मीय सभा की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी।
आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की जो है क्या की गई थी, स्थापना की गई थी कब, 1814-15। ठीक है। इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी, ये भी आप याद रखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना भी किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने 1828 में। इनको राजा राम मोहन राय को जो है भारत के पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत के पुनर्जागरण, पुनर्जागरण के पिता। ठीक है। इन्होंने एक अखबार चलाया था, वो अखबार का क्या नाम था, मिरातुल। ठीक है, मिरातुल अखबार इन्होंने चलाया था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चे प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज के बारे में अगर बात करूं मैं, तो प्रार्थना समाज जो है किसने चलाया था बेटे, ये आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है। इसने आत्माराम, आत्माराम पांडुरंगा, पांडुरंगा। ठीक है। परमहंस मंडली भी इन्होंने रची है, क्या, परमहंस मंडली। ठीक है। बात करूं मैं धर्म सभा की, किसकी प्यारे बच्चे, धर्म सभा। ऑप्शन नंबर सी आपका धर्म सभा। ठीक है। ये किसके द्वारा जो है स्थापना की गई थी धर्म सभा की, राधाकांत देव, राधाकांत देव द्वारा। ठीक है। आर्य समाज की बात करूं तो मैं, आर्य समाज, ये दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। ठीक है। दयानंद सरस्वती ने जो है किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो इसमें आंसर क्या था, राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी प्यारे बच्चे, आत्मीय सभा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर था, आत्मीय सभा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो 2022 तक जो है सुशील चंद्रा थे, चुनाव यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुशील चंद्रा। 2000 2022 यानी मार्च तक कौन थे, सुशील चंद्रा। ठीक है, ये आप याद रखें। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे मार्च 2022 तक, सुशील चंद्रा। ठीक है। फर्स्ट कौन थे, पहले की बात की जाए, ठीक है, पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, फर्स्ट चुनाव आयुक्त की बात की जा रही है। फर्स्ट चुनाव आयुक्त कौन थे प्यारे बच्चे, सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन। ठीक है। ये जो है 21 मार्च, 21 मार्च 1950 से प्यारे बच्चे 19 दिसंबर 1958 तक है। ठीक है, ये आपको। सेकंड कौन थे, सेकंड की भी बात कर ली जाती है। सेकंड कौन थे, केवी के संदरम, ये संदरम या सुंदरम ऐसे करके उनका कोई नाम था, दिमाग से भी जा रहा है। ठीक है। थर्ड, थर्ड की बात करें, ये थे एसपी सेन वर्मा, एसपी सेन वर्मा। ठीक है। इनका कार्यकाल जो है 2 अक्टूबर 2018 से, 2 अक्टूबर 2018 से 2 अक्टूबर 2018 से 12 अप्रैल 2021, 12 अप्रैल 2021 तक। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, और भी बता दूं कुछ। 2021 की अगर बात करें, बाद की बात, किसकी बात, बाद की बात, तो 26वें मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन थे, 26वें की अगर बात करूं मैं, 26वें कौन थे प्यारे बच्चे, वो थे ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इन्होंने जो 19 फरवरी, हम्म, हम्म, चलो छोड़ो। ठीक है, तो ज्ञानेश कुमार जो है वो 26 में थे, ये आपको याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें जो आपका सुशील चंद्र यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजैव निर्मीकरणीय प्लास्टिक का, प्लास्टिक कर्कश से संबंधित निम्नलिखित में से तीन कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। तीन। ठीक है, वो कौन कौन से दर्शाते हैं, ये नालियों को जमा कर देते हैं, ये भी दर्शाता है। ठीक है, यह मृदा की उर्वरा शक्ति को कम करते हैं, ये भी दर्शाता है। ठीक है, प्लास्टिक बैग आर ड्यूरेबल कैरी बैग यानी प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, ये नहीं करता है। ठीक है, कैन प्रूव फेटल व्हेन ईटन बाय एनिमल्स यानी जानवरों द्वारा खाए जाने वाला घातक साबित हो सकता है, यानी जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकता है। ये भी क्या है प्यारे बच्चे, ये भी जो है एक तीन कथन है, किससे रिलेटेड है, ये वातावरण से, जो उनके प्रभाव पर दर्शाते हैं। तो ये तीनों तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें ये गलत है, प्लास्टिक बैग वाला, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है प्यारे बच्चे कि कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और सहतूत किस प्रकार के वनस्पति प्रमुख वृक्ष हैं, किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं। तो प्यारे बच्चे ये जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, यानी कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और सहतूत के पेड़ जो है क्या है, ये जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है। बात करूं मैं मैंग्रोव वन की, मैंग्रोव वन क्या है, मैंग्रोव वन जो है खारे पानी में उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं, खारे पानी में, खारे पानी में उगने वाले पेड़ पौधे।
खारे पानी में उगने वाले जो है क्या, ये पेड़ पौधे हैं। ठीक है, जैसे सुंदरवन है, बांग्लादेश में है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, सुंदरवन, सुंदरवन कहाँ पर है, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में है। ठीक है, तो ये क्या है, एक मैंग्रोव वन फॉरेस्ट है ये भी। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, कि प्रतिरोधकता रोल बाई पी वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता का ज्ञात कीजिए। क्या बतानी, रेसिस्टिव बता के। मान लीजिए ये एक वायर है, क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये एक वायर है। ठीक है, इस वायर को उन्होंने क्या किया है, एक वायर है ये वाला, मैं इसको एक वायर मान लेता हूँ। ठीक है, इस वायर को जो है 4 हिस्सों में काटा गया है। कितने हिस्सों में काट दिया, ये 4 बराबर हिस्सों में जो है मैंने काट दिया है। अब उसने कहा है जब इसको 4 बराबर हिस्सों में काट दिया जाता है, लेकिन पहले इसकी जो प्रतिरोधकता थी, ठीक है, पहले इसकी जो रेसिस्टिविटी थी प्यारे बच्चे, रेसिस्टिविटी, वो क्या थी, वो इसकी रोल बाई पी थी, यानी प्रतिरोधकता। इसकी बात की थी, प्रतिरोधकता की बात की। ध्यान से समझना है बिल्कुल एक एक पॉइंट, कि जब इसकी प्रतिरोधकता ये रोल बाई पी एक दे रखा था इन्होंने। ठीक है, तो उसने बोला जब इसको 4 बराबर हिस्सों में काट दिया, तो अब इसकी जो है रेसिस्टिविटी प्रत्येक पार्ट की कितनी होगी, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता ज्ञात करनी होगी। बेटे लेंथ ऑफ वायर तो चेंज हो सकती है, ये बात याद रखना। मैं एक लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ वायर, ये चीज मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कि लेंथ ऑफ वायर विल बी चेंज, यानी तार की लंबाई तो बदल सकती है, बट रेसिस्टिविटी सेम, बट रेसिस्टिविटी सेम। ठीक है ना, तो रेसिस्टिविटी यानी जो है प्यारे बच्चे प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी, चाहे तार के जो है आप 50 टुकड़े कर दीजिए, तार की लेंथ चेंज हो जाएगी, लेकिन रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, बिकॉज रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक है, रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड है, मेटल के उस वायर पर डिपेंड है, ना कि उसको छोटा या बड़ा करने पर कोई डिपेंड नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रेसिस्टिविटी सेम। अब क्यों सेम होगी मेरे प्यारे बच्चे, बिकॉज रेसिस्टिविटी डिपेंड्स, रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द वायर, मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक है, उसमें जो आप इसके चाहे 50 टुकड़े कर दीजिए, इस तार के चाहे आप 20 टुकड़े कर दीजिए। ठीक है, इसमें जो है आपको क्या होगा प्यारे बच्चे, रेसिस्टिविटी पर इसकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेंथ ऑफ वायर चेंज हो जाएगी, क्योंकि 10 टुकड़ों में करोगे तो छोटा हो जाएगा, 10 फुट का है तो 1-1 फुट में चेंज हो जाएगा। लेकिन रेसिस्टिविटी चाहे इसके 100 टुकड़े कर दीजिए, वो जो है क्या होगा, वो नहीं बदलेगी। तो रेसिस्टिविटी पहले क्या थी, पी थी, रोल बाई पी, तो अब भी क्या रहेगी प्यारे बच्चे, वही रोल बाई पी ही रहेगी। ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये कभी नहीं बदलेगी, चाहे आप तार के 100 टुकड़े कर दो, फिर भी नहीं बदलेगी। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है बेटे, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी की। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, किसकी एसआई यूनिट बेटे, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। ठीक है, विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होगी प्यारे बच्चे, ओम मीटर। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। क्लियर हो गया, चलिए। तो इसमें जो है क्या होगा बेटे, प्रत्येक भाग जो है क्या होगा, वो उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, लेकिन रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, वो पी ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का इनमें से कौन सा राज्य गरीब है। तो भैया सबसे गरीब राज्य 2021 की राष्ट्रीय, ठीक है, बहुआयामी निर्धनता सूचांक में जो है बिहार जो है इनमें क्या है बेटे, सबसे गरीब है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, बिहार जो है 2021 के अकॉर्डिंग क्या है, गरीब है। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद कौन है, बिहार, जैसे लिस्ट में अगर देखेंगे तो कौन है सबसे पहले गरीब, फिर बिहार है, फिर उसके बाद कौन आएगा प्यारे बच्चे, झारखंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा। फिर थोड़ा सा और चलोगे तो क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका मेघालय। ठीक है, ये जो है सीक्वेंस में है गरीबी में। ठीक है, बिहार की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगा, पटना है। ठीक है, सबसे पहले हम बिहार की बात करते हैं। बिहार का गठन कब किया गया था, किस वर्ष को किया गया था, 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 को जो है बिहार का गठन हुआ था, जिसकी राजधानी कैपिटल क्या थी प्यारे बच्चे, पटना थी, और राजभाषा इसकी हिंदी है। ठीक है, ये क्या है इसकी राजभाषा। ठीक है, ये इसकी कैपिटल है, ये याद रखना। राज्य पशु क्या है, सॉरी राज्य पक्षी क्या है इसका, राज्य पक्षी इसका गौरैया है। ठीक है, बौद्ध स्थल नालंदा और वैशाली कहाँ पर हैं, बिहार में ही हैं। बिहार में क्या है, एक तो बौद्ध स्थल है, क्या है, बौद्ध स्थल है, कौन सा, नालंदा, और क्या है बेटे, वैशाली भी कहाँ पर है, बिहार में है, ये आप याद रखना। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार अगर मैं बात करूं, 2011 की जनगणना के आधार पर, जनगणना के, जनगणना 2011 की जनगणना के आधार पर अगर मैं बात करूं किस चीज की, कि सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य,
सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य क्या है प्यारे बच्चे, वो आएगा आपका बिहार। ठीक है, क्या है, बिहार है, ये आप याद रखें। बिहार के लोक नृत्य की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, किसकी, बिहार की ही बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, और कोई स्टेट मैंने नहीं लिया इसमें, क्योंकि आंसर ही इसका बिहार है। तो बिहार के जो लोक नृत्य है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे, एक तो हो जाएगा आपका पवारिया, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा पवारिया, एक है आपका समा चकवा, समा चकवा, ठीक है, एक आपका हो जाएगा झूमर। ठीक है, ये सब हो। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था प्यारे बच्चे, इसका गठन जो है ये हुआ था 1 नवंबर, 1 नवंबर, इनको क्या हो जाता है, 1 नवंबर 2000। ठीक है, ये आप याद रखें। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो है 7 राज्यों की सीमा के साथ साझा करता है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, कि निम्न में से, क्या कहता है, निम्न में से किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है, किसका नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है, ये इसने पूछा है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो जिप्सम को जो है क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बोलते हैं। किसको प्यारे बच्चे, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे किसकी बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चे, GYPSUM, जिप्सम की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, जिप्सम, जिप्सम को ही हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाई क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसमें 2 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे क्या होता है फॉर्मूला, CaSO4 2H2O, ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, जिसको हम जिप्सम भी कहते हैं। ठीक है, जब पीओपी को मिक्स्ड करते हैं विद वाटर के साथ, इट चेंज इनटू जिप्सम। और पीओपी क्या होती है बेटे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी पीओपी के लिए क्या होता है प्यारे बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात हो रही है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है प्यारे बच्चे, CaSO4 हाफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद रिएक्ट विद वाटर, ये क्या है प्यारे बच्चे, ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसको जो है वाटर के साथ अगर रिएक्ट किया जाता है प्यारे बच्चे, इट्स चेंज इनटू जिप्सम, और वो क्या होता है, CaSO4 2H2O, ये क्या था, जिप्सम। ठीक है, ये क्या रहा आपका CaSO4, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और ये आपका क्या है बेटे, जिप्सम है, GYPSUM, यानी जिप्सम है, और जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाई क्यों लगाया गया, क्योंकि इसमें 2 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए लगाया गया डाइहाइड्रेट, ये आप याद रखें। ठीक है, अब एक चीज और प्यारे बच्चे, वाशिंग सोडा क्या होता है, तो इसमें राइट आंसर क्या था, जिप्सम था, ये याद रखेंगे। ठीक है, जिप्सम को ही क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, CaSO4 2H2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मैं एक बात करूं, तो वाशिंग सोडा क्या होता है, वाशिंग सोडा, जिसको क्या बोलते हैं बेटे, हिंदी में बोलते हैं धावन सोडा। ठीक है, क्या बोलते हैं, धावन सोडा। तो धावन सोडा कैसे बनता है, अगर बेटे सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, Na2CO3, यही होता है ना। जब Na2CO3 को बेटे अगर 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ अगर रिएक्ट किया जाएगा, तो बेटे वॉशिंग सोडा बन जाएगा, और वो क्या होगा, Na2CO3 10H 10H2। ठीक है, ये क्या था, ये था आपका सोडियम कार्बोनेट, ये था आपका प्यारे बच्चे सोडियम, सोडियम कार्बोनेट था। और जब इसको 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या बना दिया इसने प्यारे बच्चे, Na2CO3 10H2, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, धावन सोडा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आप याद रखना। क्लियर हो गया। तो इसमें क्या होता है, अच्छा एक चीज और, थोड़ा सा और इसमें थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। फिर आता है बेकिंग सोडा, क्या आता है, बेकिंग सोडा की भी इसमें बात कर लेते हैं। इसकी बात कर रहे हैं हम, बेकिंग सोडा। ठीक है इसमें ऑप्शन नंबर सी था आपका, या डी है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा के बारे में बात करें, तो बेकिंग सोडा क्या होता है, कैसे बनता है, जब अगर मेरे प्यारे बच्चे सोडियम क्लोराइड को, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, इसको अगर वाटर के साथ मिक्स करें और CO2 के साथ इसको पासिस किया जाए, और इसमें जो है बेटे NH3 यानी अमोनिया भी अगर मिलाया जाए, तो ये क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा, प्लस में NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा कहा जाता है उसे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे अब यहाँ पे देखो, ये क्या बन गया प्यारे बच्चे, ये बन गया आपका बेकिंग सोडा, क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया आपका बेकिंग सोडा, और ये क्या बन गया आपका अमोनियम क्लोराइड, ये क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये बन गया आपका क्लोरीन। जब सोडियम क्लोराइड को विद वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड विद NH3 अमोनिया के साथ अगर रिएक्ट कराएगा, तो अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा निकल के सामने आया। ठीक है, ये था आपका बेकिंग सोडा प्रिपरेशन वाला इक्वेशन। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आपके लिए पूछ लिया जाए। एक और रहता है आपका ब्लीचिंग पाउडर वाला, वो भी मैं करवा देता हूँ। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में कैसे बनेगा, अगर बेटे CaOH2 को अगर क्लोरीन के साथ अगर पासिस कराया जाए, तो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लस में प्यारे बच्चे हाइड्रोजन के साथ
निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका CaOCl2, यही ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है प्यारे बच्चे, ये ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, और ये क्या था, CaOH2 आपका ये स्लैक्ड लाइम है, स्लैक्ड लाइम। ठीक है, चलो यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है प्यारे बच्चे, इतना आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो भैया मुगल साम्राज्य द्वारा जो पहला शहर कौन था, फतेहपुर सीकरी था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है इन्होंने 1569 में की गई थी। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी इसका राइट आंसर होगा। फतेहपुर सीकरी, इसकी जो स्थापना मेरे प्यारे बच्चे फतेहपुर सीकरी की किस वर्ष की गई थी, 1569 ईस्वी में की गई थी, मुगल सम्राट अकबर द्वारा। किसके द्वारा, मुगल सम्राट अकबर द्वारा, मुगल सम्राट अकबर द्वारा की गई। ठीक है, मुगल साम्राज्य की बात करें, थोड़ा सा समझ लेते हैं सीक्वेंस में इनको। ठीक है, सबसे पहले कौन था, बाबर। ठीक है, फिर बाबर कब से कब तक रहा था प्यारे बच्चे, 1526 से 1530 तक। ठीक है, फिर बाबर के बाद आया हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1556 तक रहा था। ठीक है, फिर हुमायूं के बाद अकबर आया। अकबर का शासन काल था प्यारे बच्चे 1556 से 1605, काफी बड़ा है। फिर उसके बाद बात करें हम, जहांगीर आए। जहांगीर ने शासन किया। ठीक है, 1605 से 1627 तक। ठीक है, जहांगीर के बाद जो है शाहजहां आया। शाहजहां आया, शाहजहां ने जो है भैया 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया। इनके बाद औरंगजेब आ गए। कौन आ गए, औरंगजेब। ठीक है, फिर और भी कोई आए थे। औरंगजेब ने जो है 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक जो है शासन किया था। ठीक है, अकबर ने जो है प्यारे बच्चे, कुछ अकबर की बात करूं मैं यहाँ पे। अकबर, अकबर ने जो है, किसकी बात हो रही है बेटे, अकबर की। अकबर ने कुछ बढ़िया काम किए थे, जैसे दास प्रथा का अंत किया। किसका अंत किया था, दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत किया। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर हटाया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। ठीक है, जजिया कर समाप्त किया, जजिया कर, जजिया कर भी क्या किया उन्होंने, समाप्त कर दिया। ठीक है, इसके पास एक उपाधि थी, किसकी उपाधि थी प्यारे बच्चे, गाजी की उपाधि थी अकबर के पास। ठीक है, बैरम खान जो अकबर का संरक्षक था, इनके संरक्षक की बात करें कौन था, बैरम खान। बैरम खान जो इनका संरक्षक था। ठीक है, अकबर ने जो है प्यारे बच्चे बुलंद दरवाजा बनवाया। क्या बनवाया था अकबर ने, बुलंद दरवाजा बनवाया। कहाँ पर, ये बनवाया था प्यारे बच्चे, फतेहपुर सीकरी में ही बनवाया था। किस उसके लिए बनवाया था, गुजरात पर विजय पाने के लिए, गुजरात पर विजय पाया, विजय के यादगार में। ठीक है, बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया, क्योंकि उन्होंने गुजरात पर जो विक्ट्री प्राप्त की थी, आजा ओ विक्ट्री गुजरात पर मतलब अपना काबू किया था अकबर ने, तब उसके यादगार में जो बुलंद दरवाजा बनवाया गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपका ये बात, कि मैग्निफिकेशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव वन है। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव मान लेते वन है, माइनस का साइन तो है नहीं। बाई लाइन से इक्वल टू एन, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा, यानी एक आवर्धन। तो प्यारे बच्चे मैं आपको बताऊं, ठीक है कैसे, देखिए, लेंस फॉर्मूला की बात अगर मैं करूं, किसकी, लेंस फॉर्मूला की बात हो रही है ना, मैग्निफिकेशन ऑफ द बाई अ लेंस। अगर लेंस फॉर्मूला की बात करते हैं यहाँ पे, एलियनस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला की अगर यहाँ मैं बात करूं प्यारे बच्चे, तो लेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, यहाँ पर जो है u क्या है प्यारे बच्चे, u जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। v क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है। और f क्या है प्यारे बच्चे, वो है आपकी फोकल लेंथ, फोकस दूरी है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये बात याद रखनी। अगर इसकी मैग्निफिकेशन निकाली जाए लेंस फॉर्मूला में, क्या निकाली जाए प्यारे बच्चे, मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन किससे डिनोट होती है प्यारे बच्चे, एम से डिनोट होती है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज को जो है एच डैश से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ एच से। ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चे, यानी ये निकल के आया, यानी हाइट ऑफ इमेज, यानी इमेज के रिलेटेड हो रहा है तो क्या आएगा, वी बाई यू, क्या रहेगा वो भी पॉजिटिव। ठीक है, निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो लेंस का जो क्या होता है बेटे, मैग्निफिकेशन जो है अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वो वी बाई यू होगा। ठीक है, वी बाई यू होगा। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, अगर मिरर की बात कर लेता है ये, तो किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चे, अगर मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं, मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, इसकी मैग्निफिकेशन के लिए क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, हाइट ऑफ इमेज बट्टे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी क्या हो जाता है माइनस का वी बाई यू होती मैग्निफिकेशन। ठीक है, मिरर के लिए। ठीक है, एक चीज याद रखेंगे, मैं छोटी सी एक चीज आप सबको बताता हूँ प्यारे बच्चे,
वो क्या है, ये वाली, ध्यान से सुनना। किसकी बात कर रहा हूँ मैं पहले बात करूँ कॉनकेव मिरर की। इसकी कॉनकेव मिरर की, कि क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर में बेटे सिर्फ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होती है, यानी ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो क्या होती है बेटे, पॉजिटिव होती है, और सब क्या होते हैं, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव। अब अगर मैं बात करूं कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की, किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, कॉन्वेक्स मिरर में जो है सिर्फ u इज इक्वल टू में नेगेटिव होता है, जिसको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और इसमें ऑल पार्ट्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, लेंस की बात करूंगा मैं सबसे पहले, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में प्यारे बच्चे सिर्फ जो है एम मैग्निफिकेशन और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो क्या होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, वहीं मैं अब बात करूंगा कॉन्वेक्स लेंस की। तो प्यारे बच्चे कॉन्वेक्स लेंस में जो है मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है क्या होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं, और सारे पार्ट्स जो है प्यारे बच्चे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब बात हो पावर ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होता है, पावर ऑफ मैग्निफिकेशन होता है प्यारे बच्चे 1/f। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है इसकी बेटे, किसकी, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ये लेंस लगा लेना, 1/f होता है, और ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, डायोप्टर। डायोप्टर, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, ये वाला, कि मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे उसमें जो एक घटना होती है वो कौन सी होती है, कि जो है ब्लड एंटायर्स दी वेंट्रिकल, रक्त जो है क्या होता है, निलय में प्रवेश करता है। कब, जब मानव हृदय में डायस्टोल की प्रक्रिया की जाती है, तो रक्त जो है निलय में ही प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस किसी तारे की आभासी स्थिति थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, क्यों, क्यों बदलती रहती है किसी तारे की आवासीय स्थिति, वो इसलिए बदलती रहती है बेटे, वायुमंडल की भौतिक परिस्थिति में बदलती रहती है, इसीलिए जो है तारे की भी आवासीय स्थिति थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है, अगर मैं रेनबो की बात करूं, यहाँ पे रेनबो की बात करूं, तो उसमें जो है किस तरीके से चलते हैं, VIB, यहाँ लिखता हूँ, VIBGYOR, ये कलर होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, रेड की जो है वेवलेंथ क्या होती है प्यारे बच्चे, वेवलेंथ जो है इसकी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ये स्कैटरिंग नहीं होती है ज्यादा, इसलिए इसको रेड लाइट सिग्नल्स में यूज किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला। इसमें बोला है, निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, आप जो अगर देखोगे C3H8 वाली सीरीज देखोगे ना आप, ये वाली ऑप्शन नंबर बी, यानी C3H8 वाली अगर सीरीज देखोगे, ये क्या है, ये एल्केन ग्रुप से रिलेटेड है। एल्केन ग्रुप क्या होता है, एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चे, एल्केन एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी सी में n की वैल्यू क्या है, 3 है, और 2 है, इनटू में 3 है, प्लस में 2 है, तो क्या बन गया प्यारे बच्चे, C3H8 बन गया। उसी प्रकार अगर C की 4 लोगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10। तो इसका मतलब है ये वाली जो सीरीज आप देख रहे हो ये एल्किन ग्रुप्स की सीरीज है। ठीक है, ये आप याद देख पा रहे हैं। ठीक है, तो एल्किन ग्रुप की सीरीज, अगर C4H10 दिया है, अगर C की वैल्यू 4 लेते हैं तो C4 हो गया, प्लस में H2 इंटू में 4 फिर प्लस 2, तो कितना हो गया, C4H10। ठीक है, तो एल्किन का फॉर्मूला ये हो गया, तीनों फॉर्मूले हैं। एल्केन का क्या है, CnH2n+2, एल्केन, एल्कीन क्या है, CnH2n, एल्काइन का क्या है, CnH2n-2। ठीक है, ये आप याद रखें। क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं बेटे फंक्शनल ग्रुप्स की, फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं, एल्कोहल क्या होता है प्यारे बच्चे, OH। ठीक है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या है प्यारे बच्चे, .C, ये इसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, COH। ठीक है, कीटोन की बात करूं मैं, कीटोन होता है CO। ठीक है, कीटोन के बाद आएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH, .C डबल बॉन्ड O.OH। ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलिक हो गया। अगर मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा प्यारे बच्चे, बेंजीन, ठीक है, इस तरीके से जो है बेंजीन बनता है, ये आप याद रखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं बनाना, ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें जो है सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और सबके साथ में जो हाइड्रोजन है, चार चार हो गए इनके साथ। ठीक है, सबके साथ में एक एक हाइड्रोजन है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है बेटे, ये जो आपका बेंजीन है, जिसको आप C6H6 कहते हैं, यानी कार्बन भी 6 होते हैं और हाइड्रोजन भी 6 होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बेंजीन का स्ट्रक्चर बोला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि देश का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो वो खंडवा जिले में किया जाएगा, ये आप याद रखना। अभी ये जो है
हालांकि कुछ तैयार हो गया होगा। ठीक है, देश का पहला जो है ये व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये बायोमास जो प्रतिदिन 1 टन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। 1 टन हाइड्रोजन, 1 टन हाइड्रोजन पर डे प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कीटोन समजातीय श्रृंखला में क्रमशः पहले और दूसरे सदस्य क्या है। कीटोन के बारे में पूछा है प्यारे बच्चे, कीटोन किसके बारे में पूछा है, कीटोन। यानी कीटोन के लिए जो है प्यारे बच्चे फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से क्या लगेगा उसमें, कीटोन ग्रुप में क्या लगेगा, जैसे कीटोन होता है ना वन, क्या होगा, सफिक्स में वन होगा। ठीक है, सफिक्स में क्या जुड़ेगा, वन जुड़ेगा। जैसे होता है ना मैथ एथ, क्या होता है, मैथ एथ, पहले दो ही मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट हेक्सा ऑक्टेन डेक ऐसे ही चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्या होगा बेटे प्यारे बच्चे, सबसे पहले होगा इसमें मेथेनॉन। कीटोन है तो क्या हो गया, मेथेनॉन। ठीक है, मीथेन इथेन प्रोपेन, तो इसमें क्या लगा है, वन लग रहा है तो मैथोन। ठीक है, मेथेनॉन। कीटोन ग्रुप यहाँ पे है, इसमें भी कीटोन ग्रुप यहाँ पे है। कीटोन ग्रुप तो सब में है, लेकिन पहले क्या होता है मैथ, सेकंड होता है एथ। ठीक है, मैथ एथ, फिर प्रोप, ठीक है, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स, हैप, ऑफ, नॉन, डेक, इस तरीके से चलता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी इसका प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लिए आवश्यक 5 आर का एक हिस्सा नहीं, 5 आर्स नीडेड स्टैंड फॉर। यानी क्या होते हैं 5 आर से जो बनते हैं, एक आर है। ठीक है, ये एक आर है, इसके आर के जो कितने पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स इसमें दिए गए। एक तो होता है आपका रिफ्यूज, क्या होता है रिफ्यूज यानी मना करना, मना करना। ठीक है, एक होता है बच्चे रिड्यूस, क्या होता है, एक होता है रिड्यूस यानी कम करना। ठीक है, तीसरा होगा आपका रीयूज यानी पुनः उपयोग करना, पुनः उपयोग करना। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आएगा आपका रिकवर यानी पुनर्प्राप्त करना, पुनर्प्राप्त करना। और पुनर्चक्रण किस में आता है, रिसाइकल, रिसाइकल, RECYCL, रिसाइकल क्या होता है, पुनर्चक्रण करना। ठीक है, पुनर्चक्रण करना। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे पुनर्जनन यानी रीजनरेशन नहीं है, रीजनरेशन बायोलॉजी का पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें देखो रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिकवर और रिसाइकल होते हैं 5, आर स्टैंड फॉर। ठीक है, तो इसमें जो है रीजनरेशन नहीं है, तो रीजनरेशन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि उपाय है, और वो होता है बेटे स्परगंधा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। स्परगंधा जो है बेटे एक औषधि पौधा है जो रक्तचाप के उपचार के लिए जो है सबसे बढ़िया रहता है। किसके लिए, ब्लड प्रेशर के लिए स्परगंधा की जरूरत होती है। ठीक है, सबसे बड़ी बढ़िया मेडिसिन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उसने दिया है एक प्रकाशित उपकरण वाई की फोकस दूरी धनात्मक है। क्या है फोकस दूरी प्यारे बच्चे, यानी एफ की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो उसने पूछा वाई क्या है, वाई क्या है। तो इसमें दो दो चीजें दी गई है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे। तो एक चीज बताओ, वाई जो है क्या है, वाई एक उत्तल लेंस है और एक उत्तल दर्पण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कैसे है देखो, आइदर अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉन्वेक्स मिरर। ये मैंने आपको करवाया था कि किस चीज का क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव लेना है, ये रहा। ठीक है, यानी उसने क्या कहा था कि उसने कहा है इसमें जो है क्या बताया था प्यारे बच्चे, क्या पॉजिटिव रखना है इसमें क्वेश्चन में, या मैग फोकस दूरी, यानी दोनों में ही फोकस दूरी क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ दोनों में फोकस दूरी किस किस में पॉजिटिव है प्यारे बच्चे, कॉन्वेक्स लेंस देखो फोकस दूरी इसमें भी, यहाँ भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है। कॉन्वेक्स में क्या था, ऑल इज नेगेटिव, यू इज नेगेटिव, ऑल इज पॉजिटिव था। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो एक तो ये हो गया। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। और इसमें लेंस में कहाँ होगी, यानी MHIO पॉजिटिव, ऑल इज नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं होगा, ऑल इज पॉजिटिव, MHIO इज नेगेटिव। इसका मतलब इसमें फोकस दूरी कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, पॉजिटिव है। तो आप समझ में आया, यानी कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर में कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है एक तो ये कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर में जो है फोकल लेंथ क्या होगी प्यारे बच्चे, पॉजिटिव होगी, यही बताना चाहता। ठीक है, यहाँ पे समझा दिया आपको मैंने। तो इसमें जो है राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चे, वो होगा आपका क्या होगा ये। ठीक है, या तो वो उत्तल लेंस होगा या उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा, दोनों की जो फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्लास का शायद लास्ट क्वेश्चन भी यही होगा। कहता है कि कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः किस में किया जाता है, डैश दे रखा है आपको। ठीक है, कास्टिक सोडा होता क्या, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो कास्टिक सोडा इसका जो है प्यारे बच्चे, इनमें से जो निर्माण होता है ना तो डिटर्जेंट बनाने में होता है। ठीक है, डिटर्जेंट हमने बना के दिखाया था उसमें नहीं हुआ था, ना ही अमोनिया के निर्माण में होता है। नहीं, अमोनिया के निर्माण में तो होता है भाई, ये तो मानना पड़ेगा, अमोनिया के निर्माण में होता है। ठीक है, किसमें नहीं होता है, फैब्रिक इंडस्ट्री में भी नहीं होता है, अमोनिया के निर्माण में जरूर होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इसी में बेस को ले लेता हूँ NaOH, इस बेस को मैंने NaOH। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि अमोनिया निर्माण में होता है किसका यूज, NaOH का। NaOH क्या है, कास्टिक सोडा है। ठीक है, चलिए
अगर मैं NaH को प्यारे बच्चे HCl के साथ अगर रिएक्ट करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, NaCl मिलेगा प्रोडक्ट में, और बेटे बच्चे H2O वाटर मिलेगा। ये क्या है, ये सॉल्ट है, और ये क्या है, ये बेस है, ये क्या है, ये एसिड है। यहाँ से क्या निकल के आया, व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट टू ईच अदर टू गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ये आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन से थोड़ा आगे है। ठीक है, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, ये याद रखें। ठीक है, अगर किसी बेस को, मेरे बच्चे अगर कोई बेस है, उस बेस को जो है डिसॉल्व किया जाए किसी, अगर बेस डिसॉल्व इन वाटर, अगर किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व किया जाए, बेस क्या है, मैंने मान ली NaOH ही ले लिया, अगर इसको जो है वाटर के साथ अगर आप क्रिया कराई जा रही है तो प्यारे बच्चे स्प्लिट हो गई, एक तो Na पॉजिटिव बनेगा और एक OH नेगेटिव आइंस पर। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि जब NaOH को जो है आप करोगे इसमें वाटर के साथ आप क्रिया करोगे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस आएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, रिड्यूस रिसाइकल ये सब आपको बता दिया है। ठीक है, ये आप याद, एल्किन एल्काइन फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स ये आप याद रखेंगे। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये भी आप याद रखेंगे, आपको बता दिया है। ठीक है, ये एल्किन एल्किन एल्काइंस, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, ये इनके फॉर्मूले हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इसमें एक बात बताओ, एल्किन एल्काइन, एल्किन एल्किन की बात अगर मैं करूँ इसमें, एल्किन की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ठीक है, तब नहीं कर पाए थे, इसमें दिया था CnH2n। इसका मतलब अगर कार्बन की संख्या अगर मैं 2 लेता हूँ तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, 4 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर मैं कार्बन की संख्या 3 लेता हूँ तो हाइड्रोजन की संख्या 3 2 6 6 हो जाएगी। ठीक है, जितने कार्बन होंगे उनके डबल जो हाइड्रोजन होते हैं किसमें, एल्किन में। अगर एल्काइन की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, अगर एल्काइन की बात अगर मैं करूं मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे, तो एल्काइन को अगर देखोगे आप, क्या फॉर्मूला दिया था मैंने, CnH2n-2। यानी अगर जो है मैं C की वैल्यू अगर 2 ले लेता हूं तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 2 4 -2, यानी C2H। यानी C कितने हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन भी कितने हैं प्यारे बच्चे, 2 हैं। इस तरीके से बताया। ठीक है, चलिए, तो 2 दूनी 4 -2 बराबर 2 हो गया। CnH2n+2 CnH2n CnH2n, तो ये क्या हो गया, एल्काइन हो गया CnH2n-2। Cn मैंने 2 ली थे, n की वैल्यू 2 ली है, तो n यहाँ पे n की वैल्यू 2 लगाई तो 4 हो गया, -2 किया तो C2H2 हो गया। अगर वहीं मैं अगर इससे थोड़ा सा हट के एक चीज और ले लेता हूँ, C3, तो H क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, C3 ले लिया तो H क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 3 लिया मैंने, 3 दूनी 6 -2 बराबर में कितना हो जाएगा, 4 C3H4। ठीक है, इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, ये एक आपको सीरीज बताई थी मैंने। ठीक है, कॉन्वेक्स कॉन के मिरर में जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में जो है यू नेगेटिव होता है, सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, कॉन्वेकेव लेंस में जो है M मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसी प्रकार कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज और U नेगेटिव होते हैं, बाकी सब जो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या, 1/f। इसकी SI क्या होती है प्यारे बच्चे, डायोप्टर होती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको जो है इनके अकबर के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स जिसने भी अभी तक जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इस क्लास के जितने भी नोट्स हो चुके हैं, आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, उनके नोट्स PDF, ठीक है, जो PDF नोट्स हैं, क्विजेज हैं, वो सब आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपका RRB की तरफ से होगा, वो भी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। ठीक है, चलिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।